वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। हम लाए हैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। ये सिलेक्शन सीरीज़ आपके जो सारे एग्जामिनेशन है एसएससी के या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, इन सब के लिए जो जीके और जीएस है उनका कलेक्शन है। और ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जीके और जीएस के सारे जो पोर्शन है वो कवर किए जाएंगे और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं व 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय को न मारे जाने के लिए प्रयोग किया गया है, जिसे गाय के लिए प्रयोग किया गया ऐसा मान लेते हैं। अघन्या मीन्स होता है न मारे जाने योग्य पशु, तो गाय को माना गया है। ठीक है, ये न मारे जाने योग्य पशु गाय को कहा गया है और अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में वामनावतार के लिए 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय व कौशितकी। ये चीज़ें आप ध्यान से सुने ताकि आप कभी भूलें नहीं। ठीक है, और जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द जो वर्ण है, वर्ण से तात्पर्य होता है कि माना जाता है कि पुरुष सूक्त में लिखा है कि 4 वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऐसा माना जाता है कि आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं व चरणों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये वर्णित है। ठीक है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा शाकल शाखा है। जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, जान लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय व शतपथ हैं। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों विधाओं में है, संकलित है। ठीक है, यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आइए जान लेते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रार्थ कहा जाता है। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद में 1810 या 1810 सूक्त हैं। सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है पंचविश। ठीक है, अब जान लेते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। सर्वप्रथम औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ठीक है, अथर्ववेद को हम जादू टोना वाला ग्रंथ भी कह सकते हैं, जैसे जादू टोना, वशीकरण वगैरह और अंधविश्वासों से युक्त वेद अथर्ववेद है। ये चीज़ें अथर्ववेद में पाई जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फुट, बी सीएल कार्लाइक, सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, ऑप्शन डी रिजले। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। आइए जान लेते हैं इनके बारे में।
तो रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। सीएल कार्लाइक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं सीएल कार्लाइक। सीएल कार्लाइक ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज की। जो पाषाण उपकरण थे उनकी खोज की। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में सीएल कार्लाइक के खोज से प्राप्त हुई। ठीक है, जान लेते हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के बारे में। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं, स्थित हैं। यह पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। भीमबेटका की गुफाओं में आदिमानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों व शैलाश्रयों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आइए जान लेते हैं रिजले के बारे में। रिजले वह हैं जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी पद पर ये थे और इन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? ऑप्शन ए शकों ने, बी मल्लों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी मौर्य शासकों ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने किया। ठीक है, महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए शकों के बारे में। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। प्रथम शक राजा मोअ था। शक चरागाह की खोज में भारत आए थे। ठीक है, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट या प्रथम कह सकते हैं। तो ये सबसे प्रतापी शासक था शकों का। आइए जान लेते हैं कुषाण के बारे में। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडिफिसेस था। कुजुल कडिफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। हमें जहाँ तक ज्ञात है सभी लोगों को कनिष्क के बारे में पता होगा। प्रारंभिक राजधानी कुषाणों की थी पेशावर या पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क ने शक संवत चलाया जो कि आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ और कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि कनिष्क के दरबार में बहुत महान लोग रहते थे, जिनमें से वसुमित्र थे, अश्वघोष थे और नागार्जुन थे। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, हालांकि नागार्जुन आइंस्टीन से पहले थे। नागार्जुन ने अपनी माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की और इन्हें भारतीय चिकित्सा शास्त्र का, जिसको ये जो चरक संहिता पुस्तक है इसको भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। और चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे और आयुर्वेद के विद्वान थे, बहुत ज़्यादा प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि थे और इन्होंने जो है बौद्धों की रामायण बुद्धचरित की रचना की। अश्वघोष जो थे वो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन, इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। ठीक है, कुषाण शासकों की जो मुद्राएं थी, जो उनके द्वारा प्रचलित मुद्राएं थी, उन पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। ठीक है, ये कुषाणों के बारे में जानकारी थी। जान लेते हैं मौर्य शासकों के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ। गद्दी पर बैठे 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक को माना जाता है। अशोक 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ तक के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है।
उनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स से उसको संबंधित कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की या चाणक्य ने की या विष्णुगुप्त, उनके 3 नाम थे, उन्होंने की, तो उसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, बी सिंहविष्णु, सी विष्णुवर्धन, डी नन्नुक। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंहविष्णु थे। सिंहविष्णु ने अपनी राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाई थी, या कांची तमिलनाडु में बनाई थी। सिंहविष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे पहले हम आपका ऑप्शन क्लियर कर देते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहविष्णु थे। ठीक है, सिंहविष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किरातार्जुनीयम एक पुस्तक है जिसके लेखक भारवी थे, वो सिंहविष्णु के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंहविष्णु के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, यहाँ पे जो विजयालय हैं ये चोल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, विष्णुवर्धन जो है वो होयसल वंश के संस्थापक हैं। नन्नुक जो है वो चंदेल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीरी का किला का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने और जो निर्माण करवाया उनमें से आता है जमायत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, हजार खंभा महल। ये निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों का देने वाला। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। हालांकि कुतुब मीनार के बारे में ये भी माना जाता है कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी और उसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और ऑप्शन में इल्तुतमिश होंगे भी, तब भी हमें कुतुबुद्दीन ऐबक को लगाना है, क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी थी। और अगर ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक है तो उन्हीं को लगाया जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया, और यही आंसर आपका सही जाएगा। अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है कि इसने नहरों का जो निर्माण करवाने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाने वाला ये प्रथम शासक था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हसन गंगू, बी हरिहर योमबुक्का, सी सुहादेव, डी फिरोज शाह तुगलक। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। हसन गंगू जो थे, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। सी में जो सुहादेव हैं, सुहादेव ने कश्मीर की जो है कश्मीर राज्य बसाया, और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य को अस्तित्व में लाना या ज़्यादा प्रसिद्धि देना ये अकबर की वजह से हुआ, क्योंकि अकबर सम्राट बना और कई राज्य इसने विजित किया। दीने इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। ठीक है, जिसमें सभी धर्म को समभाव से देखा जाए। जजिया कर को जो है अकबर ने बंद कर दिया था, जो जजिया कर था उसको ख़त्म कर दिया था।
लेकिन जजिया कोर को पुनर्जीवित किसने किया? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC पेट के 2022 में पूछा भी गया है कि जजिया कर पुनः लागू करने वाला शासक कौन था? तो ये औरंगजेब था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1602 ईस्वी, डी 1616 ईस्वी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1498 में जो वास्को डिगामा है पुर्तगाली, वो प्रथम पुर्तगाली था जो है भारत आया और कालीकट बंदरगाह पे आया। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो थे वो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा थे और 1505 में वो यहाँ पे वायसराय थे। ठीक है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक है, सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला या सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य होगा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, और गोवा जो है वो गोवा सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि क्रम से है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं। ठीक है, जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगर आपको क्रम से एक बार बताएं जिसमें कि अगर विदेशी मतलब आपको कोई पड़ोसी जो आपके देश हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा तो बांग्लादेश आ जाएगा। तो उसका क्रम आ जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, लेकिन यदि आपसे भारत से पूछा जा रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर यही होगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो क्रम है उनका वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस हम कवर कर पाएंगे। कुछ समय की कमी के चलते आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो है क्लास वो जो 30 क्वेश्चंस हम लाते हैं जिनमें कला, संस्कृति और आपके जो नेशनल पार्क्स होते हैं और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं वो कवर हो पाए। आज हमारे पास समय कम है, इसलिए आज हम यहीं पे क्लास एंड कर रहे हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।